ओके, चलिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। सभी कैसे आए हो? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। जैसा कि आपको पता है कि कल की क्लास में हमने ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने ग्रेविटेशनल फोर्स देखा, उसके बाद हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखा था। ठीक है, उससे पहले सभी को बताना चाहता हूँ, शौर्य भारत की जो बुक्स हैं अब आप इनको घर बैठे मंगा सकते हैं अमेजॉन के थ्रू या फिर शौर्य भारत ऐप के थ्रू। ठीक है, तो प्लीज़ इनको ऑर्डर करें और अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा करें। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि कल की क्लास में हमने क्या किया था। तो फटाफट एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूलेस देख लेते हैं एक बार। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, जी की वैल्यू क्या होती है? -11 यूनिट। यस, गुड। अच्छा, डायमेंशन बताओ जी की। m-1 L2 L3 ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया हमारा इसके बारे में। किसके बारे में? ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। फिर मैंने आपको बोला था अर्थ के केस में ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो होता है जी, मास ऑफ अर्थ, किसी भी पार्टिकल का मास अपॉन अर्थ की रेडियस का स्क्वायर। फिर यहाँ से हमने जी निकाला था, स्मॉल जी। स्मॉल जी कितना आया था? कैपिटल जी ME अपॉन RE का स्क्वायर, जो कि लगभग कितना होता है? 9.8। अच्छा, यूनिट जी की क्या आ रही है देखो, जो कि एक एक्सेलरेशन की यूनिट होती है। ठीक है, यहाँ तक हमने सारी चीज़ें कल की क्लास में क्लियर कर ली थी। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो जी का जो फॉर्मूला है ये तो हमने बता दिया कि ये होता है जी ME अपॉन RE का स्क्वायर। बट ये कब के लिए है? जब आपका सतह पे हो, यानी कि सरफेस पे हो। ठीक है, यानी कि आप कहाँ पर हो? सरफेस पे हो, आपका मास m है, ये आपकी रेडियस अर्थ की है। ठीक है, अब ये तो तब है, ये केस कब होता है? तब होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये किसके लिए किया हमने? अर्थ के लिए। किसके लिए किया है? अर्थ के लिए। अब फॉर इंस्टेंस कोई और प्लैनेट आ जाए, है ना, अर्थ के अलावा, तो उसके लिए जी की इक्वेशन क्या बनेगी? अच्छा, पहली चीज, ये RE जो रेडियस है ये यहाँ पर किसकी वजह से आया है? डिस्टेंस की वजह से आया है। किसकी वजह से आया है? असल में ये रेडियस नहीं है फॉर्मूले में। फॉर्मूले में क्या है? डिस्टेंस होता है दो पार्टिकल के सेंटर से सेंटर। तो अगर मैं इसका जर्नल फॉर्म लिखूं, क्या लिखूं? जर्नल फॉर्म लिखूं, जिसमें कोई भी और प्लेनेट का मुझे अगर निकालना है, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा? कैपिटल जी वैसा का वैसा रहेगा, उस प्लेनेट का मास अपॉन उस प्लेनेट और पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस। अब वो अलग बात है, अगर उस प्लेनेट के सरफेस पे है तो उस प्लेनेट की रेडियस हो जाएगी, बट मैं तो इसको जर्नल फॉर्म में लिख रहा हूँ। जर्नल फॉर्म में ये R क्या रहेगा? स्मॉल ही। बात समझ में आ रही है? अगर फॉर एग्जांपल ये अर्थ से यहाँ पर है, h हाइट पर है, तब हम इसमें स्मॉल r क्या लेंगे? तो वो इसीलिए कह रहा हूँ अपन जर्नल फॉर्म में लिखते हैं। वो अलग बात है कि जब सरफेस पे होता है तो ये R कैपिटल R बन जाता है, बट हमें किसको किस फॉर्म में देखना है? जर्नल फॉर्म में। तो जर्नल फॉर्म में एक जी की इक्वेशन क्या होती है? ये, जहां पर ये क्या है? प्लेनेट का मास है, कोई भी प्लेनेट हो सकता है, भले अर्थ हो या कोई और हो, और ये R क्या है? उस मास और प्लेनेट के सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस। अगर सरफेस पे होगा तो हम इसको रेडियस ले लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आते हैं कि इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमें समझना है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, उसको यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम जो यहाँ पर जर्नल फॉर्मूला लिखेंगे जी का, वो है कैपिटल जी M अपॉन R का स्क्वायर। अगेन बता दूं, ये जो कैपिटल M है ये किसका मास है? प्लेनेट का। ये उस बॉडी का मास नहीं है। ठीक है, फिर हमने अर्थ का भी इसमें निकाल के देख लिया था, सरफेस पे कितना आया था? 9.8 आया था। अब बात आती है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं सर, तो ध्यान रखना, अगेन वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, टाइम्स वाले, रेशियो वाले। ठीक है, अब मुझे बताओ इसमें क्या क्या चीजें जो हैं जो कांस्टेंट हैं, जो कभी नहीं बदलती? जी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? सही है, ओके। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? G1 अपॉन M1 अपॉन, और R उल्टा हो जाएगा, R2 का स्क्वायर अपॉन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब फॉर इंस्टेंस इन दोनों में से एक और कांस्टेंट कर दूं। किसको कर दूं? एक और कांस्टेंट कर दूं। अगर मैं बोल दूं कि मास कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है? मास। तो अब बताओ किस में रिलेशन निकलेगा? G और R में। तो यहां से आप मास को गायब कर दो,
तो क्या बनेगा, G1 अपॉन बराबर R2 का स्क्वायर अपॉन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोल दूं कि R कांस्टेंट है तो M में चेंज आएगा, है ना। अगर मैं बोल दूं क्या कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो बताओ क्या होगा, तो हो जाएगा G1 अपॉन G2 बराबर M1 अपॉन M2। क्लियर है सभी को। अब ये 3 तरीके के रिलेशन मैंने आपको समझा दिए हैं, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है वो ये वाला रहता है। इस पे देखो आपको एक चीज समझ में आ रही है क्या, कि जैसे ये R बढ़ेगा वैसे G घटेगा। क्लियर है। लेट्स इमेजिन कि हम ये अभी सरफेस की बात कर रहे हैं। कहाँ की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई प्लैनेट अभी समझ लो ये है, ठीक है, ये इसकी रेडियस R है। अगर ये प्लैनेट श्रिंक हो जाए, सिकुड़ जाए, और ये इसकी अपनी रेडियस का हाफ हो जाए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, तो बताओ मुझे इसका मास सेम रख रहा है, मास में कोई चेंज नहीं आया है, बट इसका जो रेडियस है वो R/2 हो गया, तो बताओ G कितने टाइम्स हो जाएगा। अच्छा, पहली चीज, बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। R अगर बढ़ेगा तो G घटेगा, और अगर R घटेगा तो G बढ़ेगा। तो अभी देखो ना, ये श्रिंक हो गया है, मास को क्या करा है हमने, सेम रखा है। लेट्स से पहले मेरा G था, अब G डैश हो गया, तो बताओ क्या होगा G डैश। तो आप देख सकते हो पहले R था, अब R/2 है, तो ये वाला रिलेशन काम में लेंगे, तो क्या बनेगा, G अपॉन G डैश। R2 पहले आ रहा है, यानी कि R/2 का होल स्क्वायर अपॉन, तो कितना हो जाएगा ये, R स्क्वायर कर गया, नीचे आ जाएगा 1/4, ये 1/4 उधर जाएगा, तो G डैश हो गया 4 टाइम्स ऑफ G। तो अभी जो समझ लो अर्थ का केस ले लेते हैं, अगर अभी अर्थ की रेडियस आधी हो जाती है मास सेम रहते हुए, तो अर्थ पे G कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स, यानी कि कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई कैलकुलेशन के लिए आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई पॉइंट्स नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा क्वेश्चन आता है रिलेशन पे ऊपर। किस पे आता है, अच्छा, पर अभी भी ध्यान रखना है, ये रिलेशन मैं कब ले रहा हूं, जब मास, हर बार नहीं लेना ही है, मेरी बात समझना। आप G इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/R² तभी करेंगे जब मास कांस्टेंट है। अगर मास भी बदल जाए तो आपको फिर ये भी इंक्लूड करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर इक्वेशन में, ठीक है। अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन दूं जिसमें दोनों चीजें बदल रही हैं, ठीक है। चलें आगे, लिखना एक बार लिख लो जिसको लिखना है, यहां से ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इस पे 3-4 तरीके के क्वेश्चंस दिखाऊंगा, परसेंटेज में भी, रेशियो में भी, और इसमें भी, ठीक है। चले आगे, ठीक है। अब एक देखो क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन को अच्छे से समझना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 प्लैनेट हैं, इसकी रेडियस R है, और ये एक थोड़ा सा बड़ा प्लैनेट है, इसकी रेडियस 3R है। कितनी है, 3R। इसकी अगर R है तो उसकी कितनी है, 3R। इसका मास M है, तो इसका मास है 2M, यानी कि इसका अगर M है तो ये डबल है, ठीक है। इस पे सरफेस पे अगर कोई बॉडी पड़ी है तो उस पे लगने वाला जो G है, वो मतलब हम G लिख रहे हैं, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी कितना है, G है, और इसकी सरफेस पे अगर कोई बॉडी पड़ी है तो उसका G डैश है। कितना है, G डैश है। कहाँ पर पड़ा है, सरफेस पे, सतह पे। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है, क्वेश्चन को अच्छे से सुनना, G डैश रेशियो G कितना होगा, या A प्लैनेट या B प्लैनेट कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। लेट्स से ये A प्लैनेट है, ये B प्लैनेट है, ठीक है। तो आपको बताना है, इसको GA बोल देता हूँ, इसको GB बोल देता हूँ, तो आपको बताना है GB रेशियो GA कितना होगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। 2:9 आ रहा है, सिंपल। अब आपको देखने में लग रहा है कि मास भी बदल रहा है और रेडियस भी बदल रही है, दोनों बदल रहा है, तो रिलेशन क्या लगा लेंगे, GA अपॉन GB इज इक्वल्स टू MA अपॉन MB इंटू RB का स्क्वायर अपॉन, ये आपको लिखने के लिए मैं वापस लिखना तो डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, M/2, तो सीधा हाफ लिख दूं। अब यहाँ उल्टा होगा, ध्यान रखना, RB पहले आ रहा है, 3R पहले आ रहा है, 3R का स्क्वायर करोगे 9, R स्क्वायर से R स्क्वायर से कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 9/2। अब ये 9/2 किसके बराबर है, बट हमें क्या पूछ रहा है, GB रेशियो, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2:9।
नहीं। इज इट क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं रिलेशन वाले। तो आप हमेशा ये वाली अप्रोच यूज करना, अदरवाइज दूसरी अप्रोच है लॉन्ग अप्रोच, एक का निकालो फिर अगले का निकालो फिर दोनों को कंपेयर करो, बात वही है, कुल मिला के बात वहीं आके अटक जाएगी। अगर कोई चीज सेम रह रही है तो उसको हटा दो, अगर बदल रही है तो उसको रिलेशन में डाल दो। कैपिटल जी का कुछ मतलब है क्या यहाँ पे? तो कोई क्या करेगा, पहले इसका जी निकालेगा, उसके फिर जी की वैल्यू रखेगा, तो हो गया आपका टाइम। क्लियर है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ आंसर नहीं आएगा, बट वो एक क्या है, लंबा रास्ता है। ठीक है, चले आगे। ओके, तो ये हमारा किसका फॉर्मूला था? स्मॉल जी का, जिसके अंदर क्या क्या आ रहा था? मास और रेडियस या फिर आर। ठीक है, अब चलिए इसका एक और फॉर्मूला देखते हैं। अब वो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज उसमें डेंसिटी आती है। क्या आती है? चले आगे। ओके, अब अपन जो कर रहे हैं, अपन निकाल रहे हैं जी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। हिंदी में क्या लिखेंगे? घनत्व के आधार पर जी कितना होगा। घनत्व के आधार पर अब हम जी निकालेंगे। ठीक है, घनत्व को हम किससे डिनोट करते हैं? डेंसिटी को रो से। ठीक है, अदरवाइज आप किससे भी कर सकते हो। अच्छा, हमें पता है कि जी का फॉर्मूला क्या होता है? जी कैपिटल एम अपॉन। अच्छा, हमें यहाँ पर अब क्या लेके आना है? डेंसिटी। हमें पता है कि डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटा आयतन। अच्छा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ग्रहों की। किसकी बात कर रहे हैं? प्लैनेट्स की। और हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं, परिकल्पना करते हैं कि वो जो प्लैनेट है वो गोले हैं। क्या है? स्फीयर हैं। और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? तो ये चीज़ हम ऑलरेडी एज्यूम कर रहे हैं। तो ये हो गया m अपॉन 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, बात समझ में आ गई। अभी लेट्स से अपन वो वाला केस ले रहे हैं कि ये कहाँ पर है? सरफेस पे। कहाँ पर है? सरफेस पे। ठीक है, चलिए लेट्स इसमें सारी वैल्यू अपन रख देते हैं। किसकी? अच्छा, यहाँ से m निकाल लेते हैं। m आ जाएगा रो 4 पाई r क्यूब बाई 3। क्लियर है? अब ये m की वैल्यू मैं यहाँ ट्रांसफर कर देता हूँ, तो g क्या आ जाएगा? रो 4 पाई r क्यूब अपॉन 3 r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर गया, सो दैट विल गिव यू g रो 4 पाई r, सिर्फ और सिर्फ r और नीचे 3। क्लियर है? अब देखो, तो फाइनल हमारा आंसर क्या आया? 4/3 g रो पाई और r। इज इट क्लियर? और अगर जनरल फॉर्म में लिखूंगा तो इस कैपिटल R को स्मॉल r लिख देते हैं। ये तो चलो तब है जब सरफेस पे है। अगर सरफेस से ऊपर होगा तो r प्लस h होगा, तो अपन स्मॉल r लिख देते हैं, जनरल फॉर्म में लिख देते हैं। तो 4/3 g रो पाई स्मॉल r। मेरी बात समझ में आ गई? हमें तो इस फॉर्मूले पे फोकस करना है। अब मुझे बताओ इस फॉर्मूले में क्या क्या कांस्टेंट है? g 4/3 पाई। तो हमें तो देखो दो चीजों पे ध्यान देना है जो बदल सकती हैं। जैसे पिछले में क्या बदल सकता था? मास और r। यहाँ पर क्या बदल सकता है? अब बताओ इनका क्या रिलेशन यहाँ से बनेगा? सही है? अब यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझाना चाहता हूं वो ये है, इस जगह पर r का रिलेशन g के साथ कैसा है? और पिछले वाले में इनवर्सली और स्क्वायर में। तो अब यहाँ पर डाउट क्रिएट होता है। क्वेश्चन एक ही है, आंसर दो कैसे आएंगे अब सुनना। अगर वो आपको बोलता है कि अर्थ की रेडियस हाफ कर दी गई मास को कांस्टेंट रखते हुए, तब कौन सा रिलेशन काम में लेना है? पिछले वाला। अगर बोलता है कि कीपिंग द डेंसिटी सेम, घनत्व को सेम रखते हुए धरती को रेडियस को कम कर दिया, तो कौन सा लेना है? यहाँ पर डाउट आता है सबसे ज़्यादा बच्चों को, क्योंकि हम तो पढ़ते हैं स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला, तो हमारे सारे जो भी क्वेश्चन के आंसर्स होते हैं उसके बेस पे होते हैं। बट हम इसको यहाँ मिस कर देते हैं, एक वर्ड को मिस कर देते हैं। दोनों में आंसर अलग अलग आएगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था अगर रेडियस को हम क्या कर रहे थे? हाफ कर रहे थे। हाफ कर रहे तो कितना हो गया था? जी 4 गुना। अब यहाँ पर हाफ करो तो ये भी हाफ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ तो जी घट रहा है, वहां पर जी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, और आपका आंसर आपको जब मिलाओगे तो आप बोलोगे ये कैसे आ गया। तो बस एक वर्ड का खेल है। वहां पर किसको नियत रख रहा है और यहाँ पर किसको नियत रख रहा है? घनत्व को। क्लियर है? तो चलिए यहाँ से दो रिलेशन क्या निकालते हैं। सबसे पहला, अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो क्या आ जाएगा? G1 अपॉन बराबर R1 अपॉन R2। ये तो बहुत सिंपल है, डायरेक्ट है। जितना R में चेंज होगा उतना G में चेंज होगा, बट वहां पर अलग था, वहां 1 अपॉन R स्क्वायर था। ठीक है, दूसरा बताओ।
अगर मैं किसको कांस्टेंट कर दूं, r को कांस्टेंट कर दूं, तो g1 अपॉन g2 बराबर ρ1 अपॉन ρ2। मास और डेंसिटी का रिलेशन सेम है, वहां पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास के था g, यहाँ पर डेंसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इज इट क्लियर? अब यहाँ डाउट तो नहीं होगी, कंफ्यूजन तो नहीं होगा, गलत मत कर देना, बस एक चीज को देख लेना, किसको वो कांस्टेंट करता है। किसको करता है? अगर मास को तो 1/r², और अगर डेंसिटी को करता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। इज इट क्लियर? तो ये g के इंपॉर्टेंट 2 फॉर्मूले हैं जिस पे क्वेश्चंस आते हैं। अब भले आप इसको याद करो ना करो, दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे रिलेशन क्या समझ में आ रहा है। यहाँ से जो चीज बदलती है उसी पे फोकस रखना होता है। वहां पर क्या था? m/r², यहाँ पर है ρr, इस पे ध्यान देना है, बाकी चीजें तो कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? तो ये था हमारा g का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने देखा g का रिलेशन m और r के साथ, g का रिलेशन स्मॉल g की है ना, और डेंसिटी इनटू r के साथ। क्लियर है? अब बात आती है कि मून के बारे में भी कई क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसका तो आप डायरेक्ट याद कर लेना। देखो, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि g ऑफ मून क्या है, तो ध्यान रखना g ऑफ मून होता है अर्थ के g का 1/6। तो इसको चाहो तो आप नोट में लिख देना नीचे कहीं पर, बट ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर मून पे ही क्वेश्चंस आते हैं, मून और अर्थ। ठीक है, और किसी प्लैनेट पर आएंगे तो आपको वैल्यूज़ देंगे, बट आपको ये ध्यान में रखना है कि जो g होता है वो मून का अर्थ के 1/6 होता है। तो अप्रॉक्स कितना होता है हमारा? 9.8 था, 9 डिवाइड करूँगा इसके साथ तो ये आएगा अप्रॉक्स 1.6 समथिंग। ठीक है, तो कितना कम है ना? अप्रॉक्स बता रहा हूँ, 1.6 मीटर पर, हाँ वो 633 समथिंग आएगा। ठीक है, तो आप देखो जहाँ पर हमारे अर्थ का 9.8 है, इसका कितना है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे जाके मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा कि कम होने से हमें फ़ायदा क्या है, हमें क्या चीज़ महसूस होती है, उस पर भी हम आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हम टॉपिक लगाएंगे वो लगाएंगे वेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वेट यानी कि भार, जिसको किया जाता है W से। अच्छा, क्या होता है भार? ये मैंने आपको फोर्स में भी पढ़ाया था। वेट क्या होता है? mg तो होता क्या है? उस समय कहाँ ग्रेविटी पढ़ाई थी? असल में वेट वही होता है, फोर्स होता है। क्या होता है? और ये फोर्स कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, यानी कि ये वो फोर्स है, समझ लगा, अपन अर्थ की बात कर रहे हैं, वेट हम यहाँ पर अर्थ के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स वही है जो अर्थ हम पे लगा रही है। किस पे लगा रही है? हम पे। यानी कि ऐसा बोल सकते हो, हम में और अर्थ के बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसी को वेट बोला जाता है, उसी को ग्रेविटी बोला जाता है। तो इट्स नॉट अ न्यू टर्म, ये कोई नई टर्म नहीं है, बट नाम अलग है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या था? अर्थ का बताओ कितना था? जी, अर्थ का मास स्मॉल m कैपिटल R, मतलब अगर सरफेस पे बात करें। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था ये तो स्मॉल g होता है, तो मैं इस f को क्या लिख सकता हूँ? mg। सो दिस mg इज ऑल्सो नोन एज w। इज इट क्लियर? तो ये w ही होता है असल में, ये वो फोर्स है जो अर्थ हम पे लगा रही है या हम अर्थ पे लगा रहे हैं। बाकी एक्शन रिएक्शन तो आपको पता ही है। ठीक है, पॉइंट हियर इज दैट ये हम दोनों, मतलब अर्थ और हमारे बीच में लगने वाला फोर्स है। अब इस कॉन्सेप्ट पे मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं, बिकॉज जो मैक्सिमम डाउट्स आती हैं वो 2 टर्म्स के बीच में आती हैं। एक होता है मास और एक होता है वेट। चलिए लेट्स स्टार्ट विद समवन। हाँ भाई, तेरा मास कितना और वेट कितना है? मैंने ऑल्दो आपको हर चीज यहाँ पर बताई है। ठीक है, और ये भी बता दूं, सबका अलग अलग होगा, ये मत कॉपी नहीं कर सकते, है ना। दिस इज अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। जल्दी बताओ, जो आ रहा है दिमाग में एक बार बताओ। यूनिट क्या? केले प्याज क्या? यूनिट बताने की जरूरत होती है। फिजिक्स में कोई भी नंबर आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। 58, मेरा यहाँ से घर कितना दूर है? 10 क्या भाई? मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, है ना। तो फर्क पड़ता है ना 10 मीटर में और 10 किलोमीटर में। तो यूनिट बताओ। मास 56 kg और मास हो जाएगा 56/9.8। ये 56 kg और ये 56/9। नहीं आता तो बोल दो, नहीं पता सर, मेरे को नहीं पता मेरा कितना है, या सेम है। ये भी चलो आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। चल तू बता, तेरे को आ रहा है शायद आंसर।
अरे उसको छोड़, तू अपना बता, मास और वेट पता ही नहीं। अरे नॉर्मली बता दे, कुछ ऐसे मैं कुछ वो थोड़ी करूँगा कि शराब दे दूंगा तुझे। जो आता है बता दे। कंफ्यूजन तभी क्लियर होगा जब आपके माइंड में जो बना हुआ है वो आपके बाहर आएगा। उसको डरो मत, गलत होगा तो सही करूँगा ना। हाँ, मास 52 kg होगा। वेट है 9.8 से मल्टीप्लाई करें। चल 10 ले ले जी को। अब बता 500। एक मिनट हंसो मत भाई, तुम्हारी बारी भी आएगी, टेंशन क्यों ले रहे हो। हाँ हाँ, नहीं तू बोल, डर मत, क्या पता सही है तू। क्या 520 यूनिट बता, यूनिट कंफ्यूजन है न्यूटन। चलो डरते डरते इसने कुछ बोला। हाँ एक मिनट, अब चलो उसको बताना दो। हाँ जल्दी बताओ, मैं 2-3 और पूछूंगा फिर। 59 वेट है 59 क्या पूरा तो बोल। हाँ और मास है ही नहीं। चलो तू बता दे, चल। वेट है 50 क्या kg, यूनिट तो बोल साथ में। हाँ फिर बोलना, अलग आया ना कुछ। वो 5। अच्छा मास तेरा 5 kg। ओके और कोई पीछे से और कोई बताना चाहता है? सेम है। हाँ तू बता दे। हाँ हाँ कुछ अलग है तो बता दे। है 500 न्यूटन तेरा और अच्छा, जिन पे आप हंस रहे हो ना ये सही है। अब बस वेट मशीन पे इतना आता है, वही बता दूंगा मैं कैसे आता है। तो जो ये बोला इन दोनों ने, ये सही बोला है। अब आप खुद देखो, आपको मैंने सब पढ़ा दिया फिर भी आप ये गलती कर रहे हो। वेट की अभी मैंने बोला है, वेट क्या है? वेट क्या है? फोर्स को किस में नापते हैं? तो पहली बात तो वो केजी तो हो ही नहीं सकता, तुम खुद ही उसको केजी बोल रहे हो। अभी तो चलो वो अलग बात है, मैं आपको पिछला बताऊँ नहीं, मैं तो आपको बता के पूछ रहा हूँ, तो भी गलत बता रहे हो। मास किस में नापते हैं? ये तो समझ में आ रहा है। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है कि मास को केजी में नापते हैं, तो आप वेट को भी केजी में बोल रहे हो। पहली बड़ी गड़बड़ तो यही कर दी। आपको सब बना के दे रहा हूँ वहाँ पर फॉर्मूला क्या है? एम मास। अब सुनना मेरी बात, होता क्या है, ये जो डाउट है ना, ये आपकी गलती नहीं है। हर किसी को, मतलब 100 जनों को पूछूंगा तो उसमें से सिर्फ 10-15 लोगों को पता होगा। और भले वो कितना भी उसने अच्छा पढ़ा हुआ ये चैप्टर, पर ये गलती हमेशा करता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी डाउट है जो हमारे माइंड में रहती है। आप फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, आपको कभी भी ये नहीं लिखा होगा एक कार जा रही है उसका वेट 500 kg है, उसका क्या दिया होता है? मास। हमेशा प्रश्न में द्रव्यमान केजी में होता है, पहली चीज तो क्लियर है। वेट किस में होता है? न्यूटन में। वेट इज अ फोर्स। अब ये क्या होता है कंफ्यूजन किया, जब हम बाहरी दुनिया में जाते हैं, दूसरे लोगों से मिलते हैं जो हमारे टेक्निकल दोस्त नहीं है, जो हमारी फिजिक्स के बाहर की दुनिया है, उसमें अपन नॉर्मली जब बात करते हैं तो हम उसको वेट बोलते हैं, या तेरा वेट 50 kg है, तो वो एक बाहर की दुनिया के लिए वेट है। बट फिजिक्स के अंदर वेट क्या है? डिफरेंट है। सबसे बड़ा यहीं पर कंफ्यूजन होता है। बाहर के लिए वेट इज अ मास। क्लियर है? जो आप यहाँ पर मास जिसको बोल रहे हो, कितना बोल रहे हो, तो जो आप ये 58 kg मुझे बोल रहे हो ना, दिस इज योर मास। क्या है ये फिजिक्स में? मास, क्योंकि यूनिट है क्या किसमें? पर बाहर वाले लोगों के लिए ये वेट है, आई एग्री। बट फिजिक्स के अंदर जब आप वेट बोलते हो, सो दिस इज नॉट वेट। वेट हो जाएगा आपका 580 न्यूटन। इज इट क्लियर? अब यहां तक बात समझ में आ रही है? तो फिजिक्स के अंदर वेट क्या होता है? mg। आपने जो मुझे बोला है केजी में, दैट इज योर मास। उसको आप जब g से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? वेट। अब ये 580 न्यूटन क्या है? ये वो फोर्स है जो अर्थ आप पे लगा रही है। अब अर्थ भी ये कहता है कि भैया मैं सबके लिए इक्वल नहीं हूँ, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा उस पर ये फोर्स ज़्यादा। और ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। कोई इंसान अगर हल्का सा भारी है, कोई हल्का सा पतला है, या जिसका द्रव्यमान कम है, उसको चलने में आसानी होती है, भारी वाले को चलने में मुश्किल क्यों होती है? ऑल्दो भले उसमें कितना भी दम हो, पर तो भी उसको कंपैरिजन देखेंगे तो भारी वाले को चलने में थोड़ा सा मुश्किल क्यों होता है? एग्जाम्पल देता हूँ। एक 100 kg का इंसान है और एक 50 kg का इंसान है। इस पे फोर्स कितना लग रहा है? इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से, 1000 न्यूटन। इस पे कितना लग रहा है? आपको कोई रस्सी से लगातार 1000 न्यूटन से खींच रहा है और एक 500 न्यूटन से खींच रहा है। किसके विरुद्ध चलना आसान है? 5। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो जिसका मास ज़्यादा उस पे अर्थ वेट लगाएगी ज़्यादा।
अब वो वेट मशीन वाला कॉन्सेप्ट में मैं भी आऊँगा, अभी पहले इसको समझ लो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो वेट होता है ये सबका अलग अलग होता है, बिकॉज सबका मास अलग अलग है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आप जो मुझे बोल रहे हो वो असल में मास है, बट बाहर वाले लोगों के लिए क्या है, वो बाहर जाएगा तो बोलना कि मेरा मास है, वो बोलेगा ये है ये क्या होता है, बात समझ में आ रही। फिर मास समझेगा नॉन वेज को, हाँ, तो बोलेगा मास, अच्छा मास वो नॉन वेज वाला कह रहा है कि नहीं वो वाला मास नहीं है, ठीक है। तो बाहर वालों को आप मत समझाओ। फिजिक्स के अंदर जब हम बात करते हैं तो मास और वेट आर डिफरेंट क्वांटिटीज, ठीक है। पहली चीज़ तो क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आई। तो अगर आपसे कोई फिजिक्स में वेट पूछे तो आपको उसमें जी से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और जी किस किस का होता है, सब प्लेनेट का अलग अलग होता है। अब इसी में वो मून वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा। ये आपने सुना है मून पे इंसान जाता है वो हल्का हो जाता है, उसको हल्का फील होता है। ये दो वर्ड होते हैं, हल्का हो जाना यानी कि उसको लाइट कर देना या फिर लाइट फील करना, दोनों में फ़र्क है। फील होने का मतलब ये नहीं कि उसकी बॉडी श्रिंक हो जाती है, उसके हाथ जो दो थे वो एक हो गया, ऐसा तो नहीं होता ना। इतना बड़ा शरीर था इतना सा हो गया, ऐसा तो कभी नहीं होता। है तो वो शेप में वही, पर उसको हल्का फील क्यों होता है, बिकॉज वहाँ का जी कम है। देखो ये पूरी की पूरी चीज वेट किस पे डिपेंड कर रही है, मास पे और अर्थ पे तो कुछ नहीं होगा महसूस, बट जैसे ही आप नए प्लेनेट पे जा रहे हो जहाँ का जी अलग है, तो ऑब्वियसली बात है, समझ लो एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ का जी है 100 मीटर पर सेकेंड। अब उस अगर प्लेनेट पे आप जा रहे हो जो एक 58 केजी का इंसान है, वहाँ पर उसका वेट कितना होगा, 5800 न्यूटन। सोचो कितना चलना उसके लिए मुश्किल है। 58 मतलब आप इसको ऐसे समझो, धरती की कंपैरिजन में, अर्थ के कंपैरिजन में, अर्थ पे अगर कोई 580 किलो का इंसान है ना, या कोई चीज़ है, उसको चलाने में जो आपको हिम्मत लगती है वो आपको वहाँ लगेगी। क्लियर है मेरा कॉन्सेप्ट समझना। और कहीं पर अगर जी सिर्फ एक है, कितना है, अब वहाँ पर आपका वेट कितना है, अगर कोई 58 है तो 58, और अर्थ के कंपैरिजन में एक 5.5 किलो का कोई बच्चा है और आप वहाँ पर सेम हो। मेरी बात समझ में आ रही है। अभी धरती पर जो एक 5 किलो का जो बच्चा है उसको फील हो रहा है, कितना हल्का महसूस हो रहा है उसको, वो फील आपको उस प्लेनेट पे होगा, भले ही आप कितने भी बड़े हो, साइज में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है। अब अर्थ के केस में यही, सॉरी मून के केस में यही होता है। मून का भी मैंने जी बताया था, कितना था, मून का जी था अर्थ का तो लगभग 1.6। अगर किसी इंसान का धरती पर वेट है 1000 न्यूटन, यानी कि उसका मास कितना है 100 केजी, तो एक 100 केजी का इंसान जब धरती पर वेट नापता है उसका वेट आता है 1000 न्यूटन। अब यही इंसान जब मून पे जाता है उसका वेट कितना आएगा, 100 केजी का है तो यहाँ जाएगा कितना हो जाएगा, 100/6 कितना होता है, 50 लगभग है ना। चलो 120 ले लो, तो 120 के हिसाब से कर लो तो कितना आ जाएगा, 20 न्यूटन। कहाँ 1000 न्यूटन और कहाँ 20 न्यूटन। अब समझ में आया उसको हल्का क्यों महसूस हो रहा है। एक इंसान का धरती पर वेट है 600 न्यूटन, मून पे कितना होगा 100 न्यूटन, सीधा /6 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो एक इंसान जो धरती पर 60 केजी का है उसको मून पे कितना महसूस होगा, 10 केजी का। बात समझ में आई। अब वो जो चल रहा है, अब सुनना होता क्या है, हम हमारी डेली लाइफ के अंदर अपने इस फोर्स के, जो फोर्स हमें लगातार नीचे खींच रहा है, हम उसके अपोजिट काम करते हैं। अभी मुझे चलना है, बैठना है, उठना है, ये सारा वो फोर्स लग रहा है अभी एट दिस मोमेंट, और उसके विरुद्ध मुझे काम करना है। अब हमें आदत पड़ जाती है, हमारी बॉडी को आदत पड़ जाती है उतना ही पावर लगाने की। ऐसा थोड़ी आप एकदम उठते हो, आप उड़ के दीवार पर जाकर टकराते हो, इतना दम थोड़ी लगाते हो, तो चलते हो सीधा भाग जाते हो। तो अपन एडजस्ट कर लेते हैं अपनी बॉडी को। अब वही इंसान जब मून पे जाता है तो वो तो उतना ही एफर्ट लगाएगा जो अभी अर्थ पे लगा रहा है। वहाँ पर वो चलता है तो वो कूदता है, आपने देखा होगा, ये सुना भी होगा। एस्ट्रोनॉट जो नॉर्मल चलते भी हैं तो उनको लग रहा है कि वो जंप कर रहे हैं, क्योंकि उनको आदत पड़ी हुई अर्थ के हिसाब से, उनको वो 600 न्यूटन के हिसाब से चलने की आदत है, बट वहाँ पर लग रहा है सिर्फ कितना 100 न्यूटन, तो उसमें वो कूद रहे हैं। इतना सा जंप करेंगे तो उससे 6 गुना ऊपर जाएंगे। तो इसका एक और कॉन्सेप्ट ये होता है, अगर आप धरती पर किसी चीज़ को 10 मीटर ऊपर फेंकते हैं, उतने एफर्ट से अगर आप मून पे फेंकोगे ना तो वो 6 गुना ऊपर जाएगा। अगर 1 किलोमीटर फेंकोगे तो वो सीधा 6 किलोमीटर जाएगा। अगर आप इतनी सी जंप करोगे तो इसकी 6 गुना जंप आप कहाँ करोगे। अगर आप किसी पेन को आगे फेंक रहे हो 1 मीटर तो वो मून पे जाएगा 6 मीटर। तो ये सारी चीज़ों का फर्क पड़ता है। अब समझ में आया। अब देखो सारी चीज़ों को मिलाओ, कड़ियों को मिलाओ, ये सब डिपेंड किससे कर रहा है,
तो यहाँ से एक चीज़ ये समझ में आती है, मास कभी भी नहीं बदलता। ये सबसे बड़ी डाउट है। बच्चे क्या करते हैं, मास को डिवाइड कर देते हैं 6 से। मास कभी भी, दिस इज़ अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। क्वेश्चन को बताते कैसे, एक इंसान धरती पर 60 kg का है, उसको जब मून पे ले गए तो बताओ उसका मास कितना हो जाएगा। तो हमें तो रटा हुआ है कि डिवाइड बाय 6 कर दो, ऐसे थोड़ी हर किसी को कर दो। तो आप 60 को डिवाइड कर दोगे 6 से तो हो गया वो, बट गलत, आपका आंसर गलत। मास कभी भी, मास अभी भी वो 60 kg का है, क्योंकि बॉडी तो वैसी है ना इसकी। क्या बदला है, जो पहले धरती पर 600 न्यूटन लग रहा था, अब कितना लग रहा है। तो यहाँ पर सारी की सारी स्टोरी किस पे आके रुकती है, जी पे। तो इसका मतलब ये है कि जो जी के साथ होगा वो वेट के साथ भी होगा। अब थोड़ा सा बैक चलो, अभी हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि जी कैसे कैसे बदल सकता है, एम से, आर से, डेंसिटी से। तो एक चीज़ मैं अब आपको बता रहा हूँ जिसको आप अच्छे से याद कर लो, आगे भी काम आएगा। जो भी आप जी को बोलते हो कि जी डबल हो गया, जी 4 टाइम हो गया, तो उसको आप वेट के साथ भी लगा दो। क्लियर है। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने एक बताया था आपको, मास कांस्टेंट रखते हैं, रेडियस को आधा करते हैं, तो जी कितना हो जाता है, 4 टाइम्स। तो वेट भी, अगर कोई इंसान धरती पर अभी जिसका वेट है 600 न्यूटन, तो अगर धरती की रेडियस को हम हाफ कर देते हैं मास को सेम रखते हुए, तो उसका वेट अब 4 टाइम्स हो जाएगा। इज इट क्लियर। तो आपको रटने की कुछ जरूरत नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो जो चीज़ें जी के साथ होंगी वो सेम टू सेम किसके साथ होंगी। तो हम कंफ्यूज कैसे होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है वेट से रिलेटेड, हम पढ़ के गए हैं जी, हम बोलते हैं अब ये कहाँ से आ गया। तो कुछ नहीं करना है, मैं फिर बता रहा हूँ, जी अगर समझ में आ गया तो ऑटोमेटिकली वो वेट के साथ भी इक्विवेलेंट है। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि कहीं पर जी 1% कम हो गया, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर वेट भी, जो चीज़ जी के साथ वो चीज़ वेट के साथ। क्लियर है। अब मैं इसको एक बार थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में लिखता हूँ ताकि आप इसको उतार सको। तो यहाँ पर आप ढंग से लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेट वर्सेस मास। ठीक है। फिर मैं वेट मशीन का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। वेट जो होता है वो फोर्स होता है, मास जो होता है जिसको हम प्रॉपर्टी बोलते हैं, एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, जैसे चार्ज है वैसे मास है। क्लियर है। फोर्स को नापते हैं किसमें, न्यूटन में। फोर्स यानी कि वेट होता है mg के बराबर, किसके बराबर होता है, mg के। बाकी kg में बताया तो मास तो m ही रहता है। मास नेवर चेंजेस, नेवर बोल रहा हूँ ना, मतलब कभी भी नहीं बदलेगा। भले आपको मंगल ग्रह पे ले जाऊं या कहीं पर भी ले जाऊं, मास कभी भी नहीं बदलता। क्या बदलता है, वेट। यानी कि वो प्लेनेट आप पे फोर्स कितना लगा रहा है वो बदलेगा, और वो किसकी वजह से बदलेगा, जी बदल गया। और जी किसकी वजह से बदलता है, रो या प्लेनेट के शेप की वजह से। जी के फॉर्मूले में क्या आता है, उसका मास, किसका मास, प्लैनेट का मास, प्लैनेट की रेडियस। तो अगर किसी प्लैनेट का मास अलग है, रेडियस अलग है, तो वहाँ का जी अलग होगा, और वहाँ का जी अलग होगा तो आप पे लगने वाला वेट भी अलग होगा, बट मास कभी भी नहीं बदलता। यहाँ पर आ जाओ, वेट कैन चेंज, वेट कैन चेंज, बट अगर ये चेंज होगा तो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी लगा दो। अब कई बच्चे बोलेंगे सर जी तो कांस्टेंट होता है। अरे कांस्टेंट होता है बस अर्थ की सरफेस पे होता है, बट अगर आप कोई दूसरे प्लेनेट पर चले गए तो जी बदल जाएगा, क्योंकि अर्थ पे जब तक रहोगे तब तक ऐसा थोड़ी है अभी मैं दिल्ली हूँ, दिल्ली से अमृतसर चला गया तो मेरा वेट बदल गया, नहीं, क्योंकि हमारा अभी धरती पे ही है। मैं अभी आगे जाके आपको बताऊंगा ये जी भी बदलता है। अगर आप पोल से इक्वेटर जाते हैं तो भी जी बदलता है, बट बहुत कम बदलता है, पर बदलता है। ये भी एक बहुत बड़ा हमारा कह सकते हो कि हमने इसको एजम्पशन लिया है कि जी हमारे अर्थ पे कहीं नहीं बदलता, बट असल में अर्थ से भी जी बदलता है, शेप से बदलता है, प्लस धरती के घूमने से बदलता है। बट हम एज्यूम करते हैं कि अर्थ की सरफेस पे क्या है, सेम है। बट ये ध्यान रखना कि जो जो चीज़ें जी के साथ होंगी वो होंगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसमें एक मून वाला लिख लेना, मून वाला इंपॉर्टेंट है। तो वेट किसी का मून पे कितना होगा बताओ, जो वेट उसका कहां पर है, अर्थ पे, डिवाइड बाय 6। जो जी के साथ करते हो वो वेट के साथ भी करना है। बस यहां से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। अब बात आती है वेट मशीन वाली कि सर ये वेट मशीन क्या मेजर करती है। वेट मशीन आपका फोर्स मेजर करती है, बट आपको रीडिंग क्या दिखाती है, केजी में। रीडिंग केजी में दिखा रही है ना, मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि वो केजी नाप रही है, वो असल में क्या नाप रही है। अब आप कभी सोचो कि आपका मास कैसे नापूंगा मैं, फोर्स से ही नापता हूँ। अब आप सोचोगे कैसे। वेट मशीन का मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, वेट मशीन सबने देखी है ना।
चलो पुरानी से पुरानी मशीन कहाँ देखी, जो स्टेशन पे देखी थी, मैंने तो देखी पता नहीं, याद नहीं है, बट सुना है स्टेशन वाली मशीन कैसी होती थी, सिक्का डालो फिर एक मशीन पे आपको करना। अब असल में उसका प्रिंसिपल क्या है, जनरल एक इंसान की आंखों से देखो उसमें क्या हो रहा है, आप उस मशीन को दबा रहे हो। नॉर्मल वेट मशीन में यही होता है ना, जितना आप उसको प्रेस करोगे वो रीडिंग उतनी चेंज होगी। अब आप थोड़ी उसको प्रेस कर रहे हो, आप तो जाके उस पर खड़े हो रहे हो, वो खुद ब खुद मशीन, तो वो बताओ क्या नाप रही है। आप देखो सिंपल सा आपको एक मैं डायग्राम बताता हूँ। ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग अभी नहीं दबी हुई, ऐसे नॉर्मल है, और एक इंसान आके यहाँ पर खड़ा हो गया और ये स्प्रिंग अब इतनी दब गई, लेट से ये इतनी दब गई। अब ये इंसान इस पे इतना आ गया, तो जितना इसने स्प्रिंग को दबाया, इसका क्या मतलब है, कोई है जो इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, तो जितना आपको ये खींचेगा उतनी स्प्रिंग दबेगी। अगर किसी इंसान को ज़्यादा खींच रहा है अर्थ तो ज़्यादा दबेगी, इसका मतलब आप पे लगने वाला फोर्स ज़्यादा है। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि जितना ये स्प्रिंग दबेगी उतना ज़्यादा आपका ये फोर्स कैलकुलेट करेगा। अब वो फोर्स को फिर वो क्या करता है, डिवाइड बाय सीधा 9.8 या 10 से कर देता है। फिर जो रीडिंग आपको दिखती है वो क्या दिखता है। इज इट क्लियर। अब ये क्वेश्चन आता है, सुनना कैसे। इस वेट मशीन को जो मैंने अर्थ पे बनाई है, इसको मैं मून पे ले जाता हूँ। एक इंसान जो पहले इस पे चढ़ता है उसकी रीडिंग आ रही है 60 kg। कितनी आ रही है, इसका मतलब अर्थ पे उस पे कितना वेट लग रहा है, फोर्स 600 न्यूटन। जब मैं इसको मून पे ले गया है ना, अब वो इंसान इस पे चढ़ा है, अब बताओ इसका वहाँ रीडिंग कितना आएगा, रीडिंग कितना आएगा, 10 kg। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसका मास बदला है। अब सुनना हुआ क्या वहाँ पे, जब इस वेट मशीन को वो मून पे ले गया तो ये स्प्रिंग अब ऑब्वियसली बात है इससे कम दबेगी, क्योंकि अब वो कितने दबेगी, सिर्फ और सिर्फ 100 न्यूटन। फिर इस 100 न्यूटन को ये मशीन डिवाइड किससे कर देगा, 9.8 से, क्योंकि मशीन तो कहाँ बनी है। अब मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये डिवाइड करेगा, चलो 10 ले लेते हैं, 10 को डिवाइड करेगा इससे, तो रीडिंग इस पर कितना आएगा, वो बोलेगा अरे वाह मैं तो 10 kg का हो गया, बट डजंट मीन कि उसका मास बदला है। बात समझ में आ रही है। वेट मशीन का ये लो, वेट मशीन इज असल में क्या नापता है, फोर्स नापता है, वो फोर्स जो अर्थ आप पे लगा रही है। कभी ऐसा देखा है लेटे हुए वेट मशीन पे बैठे हो आप, लेटे हुए आपका वेट आता है क्या कभी भी। ये सिंपल सी चीज़ आपको समझ में आ रही है। आप लटक जाओ वेट आ जाएगा आपका। वेट के लिए आपको अर्थ की सरफेस पे खड़ा होना ही पड़ेगा, क्योंकि वही फोर्स ये स्प्रिंग नापेगी। बात समझ में आ गई सभी को। अब इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को, वेट मशीन वाला क्या सीन है। अब आगे से जब हम पढ़ेंगे चीज़ें, तो अब ध्यान आपको ये रखना है कि जो भी मैं जी के बारे में बताऊंगा दैट विल ऑटोमेटिकली डब्ल्यू के लिए भी है। अगर मैं हाँ सर, वेट मशीन हमको मास देती है कि वेट देती है, रीडिंग मास में बताएगी। मेजर तो वो वेट कर रही है, आपका फोर्स मेजर कर रही है। तो फिर डिवाइड क्यों करेगी 9.8 से वो? क्यों, फोर्स को समझ लो आ गया 600 न्यूटन। अब आपको वहाँ मीटर पे थोड़ी दिखाएगी 600 न्यूटन, आपको तो केजी में देखना है। तो इस 600 को वो डिवाइड करेगी 10 के साथ, तो फिर वो तो मास हो जाएगा। तो मास दिखाएगी ना आपको। अपन वेट मशीन पे अपन को दिखता क्या है, दिखता तो मास है ना। समझ में आया ना, वो मास कैसे कैलकुलेट किया उसने, उसमें से जी को हटा दिया। तो जी को हटाने के लिए जी से डिवाइड करना पड़ेगा ना। मेरा बात समझ रहे हो। असल में वेट मशीन आपका वेट नाप रही है, बट हमें हमारा क्या चाहिए, मास चाहिए। मैंने आपको क्या बोला, केजी इज ऑलवेज मास। जब आप वेट मशीन पे बैठते हो आपको 600 रीडिंग आती है कि 60 आती है, 60 आती है ना। दैट मीन्स वो क्या बता रहा है, आपका मास बता रहा है, बट वो अर्थ पे बता रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मास बदला है, मास नहीं बदला है, वेट की बदलने से रीडिंग बदली है। मेरी बात समझ में आ रही है। किसी को डाउट है इसमें भी। आप इस वेट मशीन पे चढ़ते हो, ठीक है। एक इंसान है जिसका 50 kg का है, तो इसको कितना दबाएगा वो, 50 न्यूटन। तो ये मशीन क्या करती है, इसको वापस डिवाइड कर देती है जी से, ताकि हमें रीडिंग किस में मिल जाए, मास में। देखो वेट क्या होता है, mg, तो m किसके बराबर हो गया, W/g। तो जितना ये फोर्स आया है उसको ये डिवाइड किससे कर देगा, जी से, तो वो आपका क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। इज इट क्लियर। अब यही मशीन जब मैं मून पे लेके जा रहा हूं, तो अभी भी उसका मैकेनिज्म तो वही है कि डिवाइड बाय वो किससे करेगा, 10 से ही करेगा, बट वहां पर वेट उतना नहीं आएगा, वहां पर फोर्स उतना नहीं आएगा जितना अर्थ पे आ रहा था। अर्थ पे आ रहा था 600 न्यूटन फोर्स, वहां कितना आ रहा है, 100 न्यूटन फोर्स। यहाँ पर भी वो 10 से डिवाइड कर रहा है, वहां पर भी वो 10 से डिवाइड कर रहा है, तो वहां पर रीडिंग अब कितनी आएगी, 10 kg। बट असल में 10 kg आप हुए नहीं हो। 10 kg इसलिए हुए हो क्योंकि आपका फोर्स कम हुआ है। ये तो मैंने आपको वेट मशीन का लॉजिक बताया, अदरवाइज इस पे क्वेश्चन नहीं आते वेट मशीन पे, बट वहाँ पर
बात चल रही थी पीछे की वेट मशीन की, तो मैंने बताया। ठीक है, हाँ अगर किसी बॉडी को लाइट की स्पीड से हो रहा है, हाँ। तो उसका वेट चेंज होगा या मास चेंज होगा? मास चेंज होता है उसका। मास चेंज होगा कैसे? ये है थ्योरी आइंस्टाइन की, लाइट की स्पीड से चलते हैं तो मास बदलता है। आइंस्टाइन की थ्योरी है ये, पर उसमें होता नहीं है ना, ये सिर्फ थ्योरी है, पॉसिबल नहीं है लाइट की स्पीड पे जाना। कहते हैं कि लाइट की स्पीड पे मास बदल जाता है। ठीक है, चलो इसी के साथ आज की क्लास को यहाँ एंड करते हैं। सभी अपना ध्यान रखना, कल इससे आगे हम पढ़ेंगे जी के बारे में, हम और देखेंगे जी किस किस फैक्टर से और बदलता है, ताकि हम आगे इसको और कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक सभी अपना ध्यान रखना, तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।